हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आज की हमारी इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास के अंदर हमने कोशिका और केंद्रक के आधार पर हमने डिवाइड किया था ग्रेनुलोसाइट्स में और अग्रेनुलोसाइट्स में। ठीक है, तो वहां पर हमने ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप और एग्रेनुलोसाइट्स के टाइप को भी हमने समझ लिया था, लेकिन हम उनके पॉइंट्स को वन बाय वन लेने वाले थे। सबसे पहले हमने बात करी थी किसकी, ग्रेनुलोसाइट्स की। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट्स में हमने क्या देखना था, ग्रेनुलोसाइट्स तीन तरह के हमने बात करी थी। कौन कौन से थे, इओसिनोफिल, ठीक है, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे किसकी, हम करेंगे ग्रेनुलोसाइट्स के इओसिनोफिल की। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स की। ठीक है, चलिए ग्रेनुलोसाइट्स यानी कि ग्रेन्यूल्स हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि स्पेशल तरह का एक एंजाइम होता है या केमिकल सब्सटेंसेस होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो हम सिंपली भाषा में बोले कि इट कंटेन अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये क्या कार्य कर रहा है, यह कर रहा है बैक्टीरिया को किल करने का। ठीक है, क्या काम कर रहा है, बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रहा है। तो सिंपल हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो ग्रेनुलोसाइट है यहीं पे हम मेंशन कर लेते हैं, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होता है या उपस्थित है, जो क्या कर रहा है, जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है, जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है, अर्थात नष्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमने सिंपल पढ़ा ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। अब हम इसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ग्रेनुलोसाइट्स में हमने सबसे पहले किसकी बात करी थी, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इओसिनोफिल्स की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इओसिनोफिल्स की। अब देखिए इओसिनोफिल्स क्या है। इओसिनोफिल्स भी हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये तो एक तरह का एंजाइम ही, एक तरह का केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमें जो हमारी एलर्जी होती है उसमें रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सपोज कीजिए कि हम इओसिनोफिल के बारे में अगर हम खुल के बात करें तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये दो पालियों में विभक्त है, इसमें दो लोग प्रेजेंट हैं। ठीक है, और जैसे नॉर्मली होता क्या है कि जब हम घर में कुछ साफ सफाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है कहीं डस्ट पार्टिकल उड़ रहा है, कहीं ग्रेन्यूल्स कुछ है, माइक्रो जो ग्रेन्यूल्स हैं वो उड़ रहे हैं, क्योंकि आउटर एटमॉस्फेयर में सब कुछ है। कहीं धूल का पार्टिकल भी अवेलेबल है ना, धूल के कण है कहीं भी, या कहीं भी कुछ आप कह सकते हैं कि और जो वायरसेस बैक्टीरिया हैं वो हमारे जो बाहर का जो वातावरण है उसके अंदर फैले हुए हैं, है ना। सिंपल हम किसे कहते हैं, एलर्जी, डस्ट से एलर्जी है किसी को फूल के परागणों से एलर्जी होती है। तो वो एलर्जी जो है वो किस में काउंट होती है, वो होती है हमारे इओसिनोफिल्स में। कहने का मतलब ये है कि इओसिनोफिल एक तरह के प्रतिरक्षा प्रणाली बना रहा है एलर्जी के अगेंस्ट में। ठीक है ना, तो जैसे आपको कोई भी एलर्जी होती है तो उससे पहले ही आपकी बॉडी क्या होती है, रिएक्ट करना शुरू कर देती है ना। जैसे क्या वो आपके डस्ट आपके नाक में गई या आपके मुंह में गई, जैसे शरीर के अंदर गई तो क्या हुआ, आपको छींकें आना शुरू हो जाती है। तो वो क्या है, ये अच्छी बात है, छींक आ रही है, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है। अगर आपकी बॉडी इस एक्टिविटी को कर रही है, इस क्रिया को वो दोहरा रही है और क्रियाकलाप कंटिन्यू आपके चल रहे हैं लगातार, इसका मतलब आपकी बॉडी, शरीर आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ये इओसिनोफिल्स एक्टिव हैं, अपना कार्य पूर्ण रूप से कर रही हैं। और अगर मान लीजिए आप कहीं भी ऐसे एरिया में जाते हो और एकदम से आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं
काम नहीं कर रहा है। तो ये भी क्या है, ये आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखे इसमें, पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें तो यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायता करता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की हम चर्चा करें, यह दो पालियों में विभक्त होता है, दो लोब्स के अंदर है, तो यह भी लिख सकते हैं हम। यह दो पालियों में विभाजित होता है। आई बात समझ में? दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, यह हमारे शरीर में होने वाली एलर्जी के लिए, हम लिख सकते हैं कि के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। आई बात समझ में? चलिए, ये क्या करेगा, हमारा जो ग्रैन्यूल्स है, ये जो इयोसिनोफिल्स है, ये क्या है, एक तरह से कहते हैं कि हम संख्या में बात करें तो एक एवरेज संख्या के अंदर ये हमारे ब्लड में जो है अवेलेबल होती हैं। ठीक है ना, लेकिन क्या है कि इनका महत्वपूर्ण काम क्या है, ये एलर्जी के वक्त फटाफट से एक्टिव होती हैं। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान है, सुबह सो के उठते हैं, है ना, तो हुआ क्या, जैसे ही वो सो के उठ रहे हैं तो उन्हें क्या होता है कि एकदम से छींकें आना शुरू होती है बेड से उठते ही, है ना, नाकों से पानी बहना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर जो लेवल है किसका, इयोसिनोफिल्स का, उसके बढ़ने के कारण होता है। जब इयोसिनो लेवल का बढ़ जाता है, बढ़ना अच्छी बात है, ठीक है, एवरेज रहना भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी कोई चीज़ बढ़ जाती है तो वो नुकसानदायक होती है, ये आप सब जानते हैं। जब तक इसका लेवल मेंटेन है तो ये आपको एलर्जी से प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, अब होता क्या है, सुबह सुबह एकदम से नोज बहने लग गई, छींकें आनी शुरू हो गई, तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति में, उसके रक्त में इयोसिनोफिल्स का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और इस लेवल के बढ़ने की वजह से उसको जो भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं वो फटाफट से आने शुरू होते हैं। यानी कि बॉडी क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। कहीं भी छोटा मोटा कहीं कुछ डस्ट पार्टिकल हुआ या कहीं पोलन ग्रेन आ गया तो वो उससे फटाफट से उनको सेंस कर लेता है। ठीक है, और सेंस करते ही अपनी एक्टिविटी को शो करना शुरू करता है। ठीक है, यानी कि क्या करता है, ये हिस्टामिन का स्त्रावण करना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, यह हिस्टामिन का स्त्रावण करता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही इयोसिनोफिल्स का लेवल बढ़ा, सारी एक्टिविटी परफॉर्म होने लग गई। ठीक है, आपको छींकें आने शुरू हो गई, आपके नाकों से पानी बहना, यानी कि आपका शरीर कार्य कर रहा है। ठीक है, आपकी जो बैक्टीरियाज हैं जो अंदर आ चुके हैं उन पे क्या करता है, ये एक तरह का केमिकल रिलीज कर देता है। ठीक है ना, वो जो केमिकल रिलीज करता है उसकी वजह से जो हाइड्रोलिटिक केमिकल की हमने बात करी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एक तरह से एंजाइम कह सकते हैं हम, कि एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम को ये बना रहा है, उसको रिलीज करता है, तो जो वो बैक्टीरिया के कण है वहां पे जाके उसकी सतह से ये चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये क्या करता है, उस बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, जब तक आपका बैक्टीरिया किल नहीं होता है तब तक ये जो आपके आपके जो जुखाम है या आपकी नाक बह रही है या आपको छींकें आ रही हैं, ये सब जो हैं सिम्टम्स जो हैं आपकी बॉडी दिखाती है। जैसे ही वो बैक्टीरिया इयोसिनोफिल्स के द्वारा मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। आई बात समझ में? चलिए, क्या कर रहा है, हिस्टामिन का स्त्रावण कर रहा है, तथा यह एक प्रकार का
केमिकल स्त्रावण करता है, स्त्रावित करता है, जो कि किसी बैक्टीरियल साइट पर जाकर, यहां विजिबल है आपको, बैक्टीरियल साइट पर जाकर उससे अटैच हो जाता है या उससे चिपक जाता है तथा उसे नष्ट करता है। आई बात समझने? तो इयोसिनोफिल्स ने क्या किया, प्रतिरक्षा प्रणाली बना रहा है, ठीक है, दो पालियों में विभाजित है। यह हमारे शरीर में होने वाली एलर्जिक रिएक्शंस के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। यह हिस्टामिन का स्रावण कर रहा है। और हमने आपको इसकी बात करी, जो इस तरह की जो एक्टिविटी ह्यूमन में प्रेजेंट होती है, सुबह उठते पहले ही छींके आना, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इयोसिनोफीलिया। क्या बोलते हैं, एक तरह की डिजीज होती है ये, ठीक है। इस डिजीज को क्या बोलते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें इयोसिनोफिल्स की संख्या बढ़ने के कारण एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा होती है। तो इस कारण इस बीमारी को, इस कारण होने वाली इस बीमारी को इयोसिनोफीलिया के नाम से जानते। आई बात समझ में? अब किसी भी चीज की अगर काउंटिंग बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहा है, तो अब क्या है, इसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते। अगर ये किसी में कम हो तो आप इम्यूनिटी बूस्टर, जैसे हम बोलते हैं कि विटामिन सी ले लीजिए, है ना, तो उनसे क्या होता है कि इसकी काउंटिंग बढ़ जाती है। लेकिन अगर किसी में ऑलरेडी ये ज्यादा है, अच्छी बात तो है, लेकिन क्या होगा, कहीं जैसे ही बाहर निकला छोटी छोटी चीजों पे वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके लिए क्या है इलाज, तो हम क्या कहें कि इलाज में ये है कि आप ब्लड डोनेट करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। तब तक आप इसको यहां पे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। हम बात करेंगे किसकी, बेसोफिल्स की। नोट डाउन कीजिए आप, ठीक है बच्चों। चलिए नोट डाउन कर लिया आपने यहां तक। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम इसमें एक पॉइंट की और बात कर लेते हैं। हम यहां बात करते हैं इयोसिनोफिल्स है क्या बेसिकली। तो एक्चुअली क्या है, इसमें क्या होता है बच्चों कि इयोसिनोफिल्स जो है, इयोसिन क्या है, एक तरह की डाई होती है, ठीक है। डाई से मतलब हमने पहले बात करी थी, याद करिए, कि जो सेल्स होती हैं उनको क्या होता है कि अभिरंजित कर सके, यानी कि रक्त के अंदर अगर इयोसिनोफिल उपस्थित है तो इसमें क्या होती है, इयोसिन नाम की एक डाई होती है, ठीक है ना। तो ये जो इयोसिन नाम की डाई होती है उसकी वजह से क्या होती है, इसको अभिरंजित करके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इयोसिन एक प्रकार की डाई होती है जिससे सिर्फ जो इयोसिनोफिल सेल्स है ना वही डाई होंगी और कोई डाई नहीं होंगी, जिससे सिर्फ इयोसिनोफिल्स ही अभिरंजित होती हैं, जिससे क्या करते हैं, हम इनको देख सकते हैं,
जिससे हम इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप में। चलिए दूसरा, इसके उदाहरण की बात करें हम तो एलर्जिक रिएक्शन में, मतलब सिंपल जो एलर्जी है, हम ये भी लिख सकते हैं कि सिंपल एलर्जी। दूसरी हम बात करें किसमें, है फीवर। ठीक है, या फिर टीनियासिस होता है बैक्टीरियल, या हम कहते हैं कि बैक्टीरियल कंडीशन, बैक्टीरियल कंडीशन। टीनियासिस हो गया, एस्केरेसिस हो गया, उसके अंदर भी। ठीक है, यहां तक हमने एसिनोफिल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट की, जो है हमारा बेसोफिल। ठीक है, अब देखिए वही बात, क्या जो बेसोफिल है ये भी क्या होती है, अभिरंजित होती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या है, इयोसिनोफिल्स थी वो 2 पालियों में विभाजित थी, लेकिन जो बेसोफिल्स है वो 3 पालियों में विभाजित है। कितनी पालियों में, 3 पालियों में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो बेसोफिल्स हैं यह भी प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायता करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायता करती है। यह भी अभिरंजित हो जाती है। 2 पालियों में विभक्त पर यह भी क्या है, अभिरंजित हो जाती है। इसे अभिरंजित करने के लिए मिथाइलिन ब्लू का उपयोग किया जाता है। किसका, मिथाइलिन ब्लू का उपयोग किया जाता है। वही सेम प्रोसेस जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्या, ब्लड है, स्लाइड पे लिया, ब्लड को पतला किया, उसके अंदर डाई मिलाई। कौन सी डाई, ये मिथाइलिन ब्लू ऐड किया। ठीक है, उसको क्या करा, सुखाया और फटाफट से स्लाइड के अंदर देखा। सुखाने से में थोड़ा नॉर्मल। ठीक है, उसको हमने क्या करा, स्लाइड को माइक्रोस्कोप में लगाया। तो जो ब्लू कलर होगी, ये जो बेसोफिल्स हैं ये ब्लू कलर को क्या कर लेंगी, अडॉप्ट कर लेंगी, यानी कि अभिरंजित हो जाएंगी। ठीक है, और उससे हमें बेसोफिल्स दिखाई दे जाएंगी। आई बात समझ में, आ गई है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, हम अगले पॉइंट की हम चर्चा कर रहे हैं। यह कितने लोब्स में डिवाइड है, कितनी पालियों में विभाजित है, यह 3 पालियों में विभाजित है। कितनी पालियों में विभाजित है, 3 पालियों में विभाजित होती है। बेसोफिल्स कितनी होती है, परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं तो ये 0.5 से लेकर 1% तक प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और अगर हम इस इयोसिनोफिल्स की बात करें तो जो इयोसिनोफिल्स हैं वो कितनी होती हैं, इयोसिनोफिल्स होती हैं आपकी 2 to 3%। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इसके बारे में। इयोसिनोफिल्स 2 to 3% होती है, जबकि जो हमारी बेसोफिल्स हैं ये 0.5 से लेके 1% तक होती हैं। ठीक है, 3 पालियों में विभाजित है। नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करें तो ये भी क्या कर रही है, ये भी एक तरह का केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज कर रही है। ठीक है, किसको किल करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक है, अब लेकिन होता क्या है, देखिए
पहले हम ये पॉइंट लिख लेते हैं कि यह भी एक केमिकल सब्सटेंस स्रावित करती है। ठीक है। अब जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रही है, जैसे सपोज कीजिए कि कहीं हमें कोई चोट लगी, कोई कट लगा या कहीं कोई घाव हुआ, तो उस जगह क्या होता है कि सबसे पहले जहां भी कहीं घाव है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस जगह सबसे पहले क्या होता है कि ये जो है बेसोफिल्स, ये सेरोटोनिन का स्रावण करती हैं। किसका स्रावण करती है? सेरोटोनिन का सबसे पहले। तो जब ये सेरोटोनिन का स्रावण करती हैं तो उसी के साथ में क्या होता है कि जिस जगह आपके इन्फेक्शन है वहां पर क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है, रक्त का प्रवाह है, वह अधिक मात्रा में जाने लगता है। जब रक्त का प्रवाह अधिक मात्रा में जा रहा है तो उसी के साथ साथ WBC भी जा रही है, ठीक है ना, और उसमें बेसोफिल्स भी जा रही है, इयोसिनोफिल्स भी जा रही है और न्यूट्रोफिल्स भी जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये बेसोफिल्स हैं, ठीक है, यानी कि हम कहते हैं सिंपल कि जो WBC है, रक्त के साथ साथ में WBC पहुंच रही है। WBC क्या कर रही है, वहां पे फाइट करेगी, किसको? बैक्टीरिया के साथ फाइट करेगी, उसे किल करेगी, उसे नष्ट करेगी। तो जो सेरोटोनिन रिलीज हुआ उसने ब्लड के फ्लो को बढ़ा दिया, उसके साथ में क्या हुआ, WBC वहां गई, WBC इकट्ठी हुई और उन्होंने बैक्टीरिया को किल करना शुरू करा। ठीक है। अब जिस कंडीशन में जो बैक्टीरिया को WBC किल कर रही है, तो वहां पर क्या होता है कि कोएगुलेशन ना हो जाए, यानी कि थक्का ना बन जाए। ठीक है। तो होता क्या है, थक्का कैसे बनता है उसकी बात हम आगे करेंगे, जब हम ब्लड के आगे 5 पार्ट की बात करेंगे। 13 फैक्टर यानी कि 13 फैक्टर होते हैं इसके अंदर जब थक्का बनता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हिपेरिन का स्रावण हो रहा है। हिपेरिन क्या कर रहा है, एंटी कोएगुलेंट का काम कर रहा है, यानी कि क्या है, खून को पतला कर रहा है, कह सकते हैं हम एक तरह से, या हम ये कह सकते हैं कि वो कोएगुलेशन नहीं होने दे रहा है। जब कोएगुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा के अंदर WBC आके वहाँ पे उस बैक्टीरिया को किल करेगी। जैसे ही अगर कोएगुलेशन हो गया, थक्का जम गया, तो क्या होगा, वो WBC भी ट्रैप हो जाएंगी, एक जगह बंद जाएंगी और ड्राई हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो बेसोफिल क्या कर रहा है, यहाँ पे हिपेरिन का स्रावण को भी रिलीज करवाता है। हिपेरिन का स्रावण हो रहा है, सेरोटोनिन का स्रावण हो रहा है। ठीक है। और इसी के साथ साथ में क्या रिलीज होता है, हिपेरिन रिलीज हो गया, ठीक है, हमारा सेरोटोनिन रिलीज हो गया और उसके बाद हिस्टामिन रिलीज होता है। ठीक है। आई बात समझ में आपको? चलिए, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यह सेरोटोनिन का स्रावण करता है, जो कि रक्त के प्रवाह को इन्फेक्शन की जगह पर भेजता है या बढ़ाता है, यह हम कह सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, इसी के साथ हिपेरिन का स्रावण होता है, जो कि एक तरह से एंटीकोएगुलेंट का कार्य करता है। ठीक है। और साथ ही यह
हिस्टामिन का भी स्त्रावण करता है। आई बात समझ में? बेसोफिल के बारे में आपको 0.5 से लेकर 1% तक उपस्थित होता है। ये भी प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायता कर रहा है। अभिरंजित हो जाता है किससे? मिथाइलिन ब्लू से। ठीक है, 3 पालियों में विभक्त है और एक तरह का केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करता है, जिसमें क्या क्या है? सेरोटोनिन का रिलीज करता है। सेरोटोनिन क्या करता है? कहीं भी जो इन्फेक्शन साइट है वहां पर क्या करता है कि ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। जब ब्लड का फ्लो जाएगा तो डब्ल्यूबीसी भी साथ में जाएगी और वहां पे अपना कार्य करेगी। उसी के साथ साथ क्या होता है? यह हिपेरिन का श्रवण भी करता है और हिस्टामिन का श्रवण भी करता है। तो वहां पे क्या होता है कि जो कोएगुलेशन है वो नहीं हो, थोड़ा देरी से हो, है ना। तो हिपेरिन क्या करता है? एंटी कोएगुलेंट का काम कर रहा है। वैसे नॉर्मल जो कोएगुलेशन का टाइम पीरियड होता है वो 3 से 5 मिनट का होता है। 3 से 5 मिनट की ड्यूरेशन है, उसमें रक्त का थक्का बन जाता है। आपके जब कोई घाव होता है तो आप देखते हैं थोड़ी देर तो क्या होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग होती है ना। लेकिन तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वहाँ पर वो ब्लीडिंग रुक जाती है और वाइट वाइट सा एक रैशे टाइप बन जाता है, फाइबर्स इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे फाइबर्स, जैसे कोई कट लगता है कुछ होता है तो बहुत सारे फाइबर्स इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर। ठीक है, और ये फाइबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? पूरी संरचना बना के उसको उस जगह को ट्रैप कर देते हैं, यानी कि उस जगह को पूरा ब्लॉक करते हैं, बना देते हैं, सतह बना देते हैं। तो उससे क्या होता है? रक्त रुक जाता है। अब कभी कभी कंडीशन क्या होती है बच्चों कि कुछ लोग कुछ गलत हरकतें कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? समझदार बच्चे हैं कि कभी कोई किसी गलती से किसी हादसे में किसी की वैन कट गई, नस कट गई या कुछ कट गई, तो क्या है, हमारी बॉडी में होता ही 4-5 लीटर ब्लड है। 6 लीटर मान लो, मेरी बात कर लो, 6 लीटर ब्लड है। अब ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर ली, ऐसा कुछ हो गया तो हुआ क्या? वैन है, वैन मतलब मैं आपको हार्डली बता रहा हूँ 4 से 5 मिनट के अंदर पूरी बॉडी से ब्लड खाली कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो कोएगुलेशन है वो भी होना जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेसोफिल के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? इसके अगले पॉइंट की, जो है हमारा न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो तब तक आप इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आपने कर लिया नोट डाउन? बट्टो निकल गया, सॉरी। आपने नोट डाउन कर लिया? चलिए, तो मैं इसे रब कर सकता हूं जहां तक आपने नोट डाउन कर लिया। चलिए, अगले पॉइंट की हम चर्चा करने वाले हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा? अगला पॉइंट होगा हमारा न्यूट्रोफिल्स के बारे में। ठीक है, हमने इयोसिनोफिल्स के बारे में पढ़ लिया, हमने बेसोफिल्स के बारे में भी समझ लिया। अब हम जो चर्चा करेंगे हमारे तीसरे पॉइंट की, वो है हमारा न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, सबसे पहली बात न्यूट्रोफिल्स की। इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, इन तीनों में सबसे पहले जो डिफेंस सिस्टम देता है या डिफेंस के लिए आगे जाता है वो होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, पहली चीज डिफेंस के लिए आगे जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि जहां पर इयोसिनोफिल्स 2 पालियों में विभक्त थे, बेसोफिल्स 3 पालियों में विभक्त थे, लेकिन जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये 5 पालियों में विभक्त होते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं ये घोड़े की नाल की आकृति के समान होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, जहां हम इयोसिनोफिल्स को और बेसोफिल्स को अभिरंजित करने के लिए डाई का काम ले रहे थे, ठीक है ना, तो यहां पर ये भी डाई का काम लेते हैं, यहां पे भी। लेकिन होता क्या है, ये किसी भी डाई से क्या होती है? अभिरंजित हो जाती है। कोई पर्टिकुलर इसके लिए कोई स्पेशल डाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये किसी भी डाई से अभिरंजित हो जाती है। ठीक है, यह भी हमारे शरीर की क्या कर रही है? प्रतिरक्षा प्रणाली को बना रही है। साथ ही साथ इसमें हमें डायपेडियासिस, हमने पढ़ा है डायपेडियासिस यानी कि कोशिका पारण क्षमता भी इसमें पाई जाती है। और ये क्या कार्य करती है? इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह क्या करती है? ये सीधे के सीधे ही जो बैक्टीरिया है उसको ये खा जाती है। यानी कि इसका जो नेचर है वो कैसा है? फैगोसाइटिक नेचर है, यानी कि भक्षाणु प्रवृत्ति का इसका कार्य होता है, नेचर है। ठीक है, तो ये क्या करती है? पूरे के पूरे बैक्टीरिया को ही खा जाती है, यानी कि पूरी बैक्टीरियल सेल कहते हैं हम, या पूरे बैक्टीरिया को ही एनगल्फ कर लेती है, खा जाती है और उस बैक्टीरिया को
नष्ट कर देती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले डिफेंस में कौन काम आता है? डिफेंस में काम आती है हमारी न्यूट्रोफिल्स। और इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं माइक्रो पुलिसमैन। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रोफिल्स को हम माइक्रो पुलिसमैन के नाम से भी जानते हैं। आ गई बात समझ में? अब एक एक पॉइंट पर हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यह सबसे पहले डिफेंस देती है, ये सबसे पहले प्रतिरक्षा देती है, ठीक है। तथा यह किसी भी रंजन या हम कह सकते हैं कि डाई से अभिरंजित हो जाती है। अभिरंजित हो जाती है तथा इसमें यह घोड़े की नाल के समान जो केंद्रक है, इसमें घोड़े की नाल के समान, इसमें जो 5 पालियों में विभक्त होता है, 5 पालियों में यह विभक्त होता है, ठीक है। कैसा है ये? 5 पालियों में विभक्त है तथा यह भी क्या कर रहा है? प्रतिरक्षा ही दे रहा है, न्यूट्रोफिल, ठीक है। अगले पॉइंट की चर्चा करें तो हमने इसमें क्या बात करी? इसमें हमें कोशिका पारण डायपिडासिस देखने को मिलता है। यह संपूर्ण, हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया को, संपूर्ण बैक्टीरिया को ही खा जाती है, ठीक है। इसी कारण इसे माइक्रो पुलिसमैन भी कहते हैं, भी कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। सबसे पहले प्रतिरक्षा देती है, किसी भी रंजन यानी डाई से अभिरंजित हो जाती है, 5 वालियों में विभक्त है घोड़े के समान, ठीक है ना, घोड़े की नाल के समान, सॉरी घोड़े के समान नहीं, घोड़े की नाल के समान। और कोशिका परण यानी कि डायपेडासिस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें होता क्या है कि जब भी कोई, जैसे हमने बात करी थी आरबीसी में, जब भी कोई आरबीसी मरती है तो वो कहाँ जाती है? स्प्लीन में। स्प्लीन को हमने क्या कहा था? ग्रेवयार्ड कहा था, कब्रिस्तान कहा था, है ना, रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा था। तो यहाँ पर जब कोई भी डब्ल्यूबीसी खत्म होती है तो क्या होता है कि जो डब्ल्यूबीसी मृत हुई है तो वो उस डब्ल्यूबीसी को क्या होती है कि डब्ल्यूबीसी की जो सिस्टर कंसर्न है यानी कि जो उसके पड़ोसी है वो ही उसको क्या करती है? खा जाती है। तो इसी वजह से एक चीज़ तो ये होती है कि जो डब्ल्यूबीसी है उनकी काउंटिंग ज़्यादा बढ़ती नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कुछ जो मृत कोशिकाएं हैं, है ना, यानी कि डेड सेल्स हैं, वो क्या होती है? इकट्ठी होती रहती हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में जब भी कहीं कोई, जब डेड सेल्स यानी कि मृत कोशिकाएं इकट्ठी होती हैं तो वो क्या करती हैं? एक तरह से वो डीप इन्फेक्शन प्रोवाइड करवा देती है, ठीक है, डीप तरह का इन्फेक्शन दे देती है। अब वो डीप इन्फेक्शन क्या होता है? जो
जितनी भी मृत कोशिकाएं होती है एक जगह इकट्ठे होकर ये क्या करती है कि पस का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम मवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जहाँ पे पस का फॉर्मेशन कर रही हैं तो उस जगह क्या होता है कि चिपचिपा जो जो सब्सटेंस होता है, मवाद जिसे कहते हैं, वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही कभी आप क्या कहते हैं कि किसी की स्किन पे अड़ गया या आपके स्किन से कहीं और वो टच हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ पर भी वो सेम जो है वो आपको जो पस फॉर्मेशन है आपको स्किन पे दिखाई देता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है कि जो डेड सेल्स हैं वो इकट्ठी हो गई और उन्होंने पस का फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो WBCs हैं वो क्या करती हैं, एक्टिव फॉर्म के अंदर आती हैं। ये WBC क्या करती हैं, इन डेड सेल्स को खाना शुरू कर देती हैं और खा के क्या करती हैं, थोड़े ही टाइम बाद ये जो पस फॉर्मेशन है वो क्लियर कर देती हैं। ठीक है, अगर किसी बीमारी की वजह से ये हुआ है तो वो बात अलग होती है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना हुआ होता है। लेकिन जो डेड सेल्स हैं कहीं शरीर में कहीं भी इकट्ठी हो, वो क्या करेगी, इन्फेक्शन कॉज करेगी ही करेगी। तो आइए आपके बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या तीनों प्रकारों को देख लिया, न्यूट्रोफिल को हमने समझ लिया, बेसोफिल को हमने समझ लिया और इओसिनोफिल को हमने समझ लिया। तो यहाँ हमने ग्रेनुलोसाइट्स की हमने बात कर ली। अब हम किसकी बात करेंगे, हमारे नेक्स्ट की, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, लिम्फोसाइट्स की और हमारे जो टी साइट्स हैं, टी हेल्पर सेल्स हैं हमारे, या किलर सेल्स जिनको हम कहते हैं अलग से। टी हेल्पर सेल्स अलग होती हैं और जो किलर सेल्स हैं, है ना, टी सेल्स वो अलग होती है। एक टी सप्रेसर सेल्स होती हैं वो अलग होती है। एक हमारी टी लिम्फोसाइट्स है और एक हमारी बी लिम्फोसाइट्स है, उनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तब तक आप यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया आपने यहाँ तक, मैं इसको रब कर सकता हूँ। ठीक है, चलो चलिए, तो अभी तक हमने कहाँ पे बात करी, अभी तक हमने बात करी ग्रेनुलोसाइट्स की। अब हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे एग्रेनुलोसाइट्स की। अग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, यानी कि कणिका विहीन, इसे हम क्या बोलते हैं, कणिका विहीन। ठीक है, अब देखिए अग्रेनुलोसाइट्स में हमने दो टाइप की बात करी थी। एक तो हमने बात करी थी मोनोसाइट्स की और एक का बात करी थी हमने लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, तो इसके दो टाइप थे, हम यहां लिख लेते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर लें, मोनोसाइट्स की। ठीक है, अब देखिए मोनोसाइट्स क्या है, मोनोसाइट्स को हम सबसे बड़ी रक्त कणिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि साइज में क्या होती है, सबसे बड़ी होती है और जिसका जीवन काल होता है वो 24 घंटे तक भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट यह सबसे बड़ी रक्त कणिका है। ठीक है, दूसरा इसका जीवन काल 24 घंटे का होता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की हम चर्चा करें, इसमें हमें डायपेडासिस यानी कि कोशिका पारण देखने को मिलता है। ठीक है, यह हमारे शरीर में क्या कार्य कर रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को कर रही है। यह हमारे शरीर में मृत कोशिकाओं और उनके जो टुकड़े होते हैं उनको क्या करती है, सफाई का कार्य करती है, साफ करने का कार्य करती है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यह हमारी मृत कोशिकाओं
व उनके टुकड़ों को साफ करने का कार्य करती है। ठीक है ना। इसी वजह से जो मोनोसाइट्स हैं इन्हें क्या कहते हैं, इसी कारण इसे हम किस नाम से जानते हैं, यहां क्या था न्यूट्रोफिल्स में माइक्रोपुलिसमैन, और मोनोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोपुलिसमैन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैक्रोपुलिसमैन कौन सी सेल्स किसे कहते हैं और माइक्रोपुलिसमैन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आपको बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करें, नेक्स्ट हम यही बात कर लेते हैं इसकी हमारी सेकंड यानी कि लिम्फोसाइट्स के बारे में। ठीक है, लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं, सब अस्थि मज्जा में बनते हैं, हमें पता है। तो क्या लिख सकते हैं हम कि लिम्फोसाइट्स जो हैं इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, यह तीन तरह की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप की हैं, टी किलर सेल्स, किलर या साइटोटॉक्सिक सेल हम कह सकते हैं, साइटोटॉक्सिक, टी किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक सेल्स के नाम से इनको हम जानते हैं। ये क्या करती हैं, यह वायरस बैक्टीरिया को नष्ट करती है। आई बात समझ में। सेकंड हम बात करें टी हेल्पर सेल्स, ये क्या करती है, जो बी लिम्फोसाइट है इसके बारे में अभी बात करेंगे हम, जो बी लिम्फोसाइट है को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है, एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती है। आई बात समझ में। चलिए तीसरी हम चर्चा करते हैं टी किलर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, और तीसरी होती है हमारी टी सप्रेसर सेल्स। टी सप्रेसर ये क्या करती हैं, ये खुद की प्रतिरक्षा करती हैं। भाई मेरी बात सुनिए, सब वायरस बैक्टीरिया को किल कर रही हैं तो ये खुद को भी तो प्रोटेक्ट करेंगी ना, तो इनको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कुछ चाहिए। तो वहां पे क्या होता है, ये जो टी सप्रेसर सेल्स हैं ये खुद की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। यह स्वयं की, ये हम लिखते हैं, ये स्वयं की प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाती है या मजबूत करती है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, अगली हम बात करेंगे बी लिम्फोसाइट्स के बारे में।
बी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में हो रहा है, अस्थि मज्जा में होता है, है ना। ये क्या करती है, यह भी प्रतिरक्षा प्रणाली की तरह यानी कि एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। आई बात समझ में। तो जो ये मोनोसाइट्स हैं और जो लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो लिम्फोसाइट में जो टी किलर सेल्स हैं ये क्या करती है, कंप्लीट जो वायरस या बैक्टीरिया उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि एनगल्फ कर लेती है, खा जाती हैं, ठीक है। जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो क्या करती है, बी लिम्फोसाइट्स को, यानी कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं इनको ये एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती है, ताकि क्या कर सके, ये प्रोटेक्ट कर सके हमारी बॉडी को, खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके, ताकि क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी तो जो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया है उसका जो सीधा आक्रमण है वो हमारे ऊपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगी, सीधे जाके क्या करेगी, जो टी किलर सेल्स है पर सबसे पहले ये क्या करेगी, सीधे जाके उसके सेल्स पर अटैक करेगी, ठीक है ना। सेल पर अटैक करेगी, क्या करेगी, उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, है ना। न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या होगा, वो कहीं भी बैक्टीरिया वायरस पड़ा रहे वो क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि वो एक्टिव नहीं रहेगा और आपको इन्फेक्शस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जो 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 हेल्पर सेल्स होती हैं, जो बीटा लिम्फोसाइट, दूसरी सेल क्या करेंगी, दूसरी सेल्स ये करेंगी कि वो सीधे जाके क्या करेगी, उसके जो बैक्टीरिया है उसके सेल में पेनिट्रेट कर जाएगी, उसके सेल को जो जितना भी उसमें सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उन सभी को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, उसको बहा देगी, बाहर निकाल देगी, रप्चर कर देगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो 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 इन्फेक्शियस सेल है वो खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह से क्या करती हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडी का काम करती है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीटली जो है वो न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ लिया और हमने कंप्लीट न्यूट्रोफिल्स के बारे में जानकारी ले ली, और साथ ही साथ हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली हमारे बेसोफिल्स की, इओसिनोफिल्स की, और फिर हमने लिम्फोसाइट्स में अग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स दोनों के बारे में चर्चा कर ली, और अग्रेनुलोसाइट्स में हमने मोनोसाइट्स के बारे में और लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे हमारे ब्लड के बारे में, ब्लड के स्कंदन के बारे में, यानी कि ब्लड के कोएगुलेशन के बारे में, है ना। और साथ ही में हम चर्चा करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, जिनको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।